ओके, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन, इन सब के बारे में हमने पीरियोडिक ट्रेंड्स देख लिए थे कि किस तरीके से ये घट बढ़ रही थी पीरियड्स में या फिर ग्रुप्स में। तो आज की क्लास में हम बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में पढ़ेंगे और हम ये भी स्टडी करेंगे कि लास्ट टाइम हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज किस तरीके से वेरीज कर रही थी वो हमने देखा था। इस क्लास में हम केमिकल प्रॉपर्टी किस तरीके से वेरी करती हैं वो देखेंगे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ। तो अभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है? तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन भी लिखी हुई है, उसे हम रीड आउट करते हैं, फिर इसका मतलब समझते हैं कि अ क्वालिटेटिव मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ एन एटम इन अ केमिकल कंपाउंड टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन टू इटसेल्फ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब ये इतनी बड़ी डेफिनेशन, इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई भी एटम है, लेट से मेरे पास ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, सोडियम है, कोई सा भी है, हाइड्रोजन है, तो अगर ये एटम किसी दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स को, यानी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे ये मेरे पास कार्बन है, इसकी वैलेंसी होती है 4 इलेक्ट्रॉन्स की। तो ये क्या करता है, जब ये बॉन्ड बनाता है किसी के साथ, लेट से हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की भी वैलेंस में 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन को जरूरत होती है 2 इलेक्ट्रॉन्स की, तो ये क्या करता है, इसके साथ एक शेयर्ड पेयर बनाता है, तो इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट। ऐसे ही ये वाला 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट, ऐसे ही इस तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट, इस तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट। तो यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या है कि कार्बन ने शेयर करे हैं हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स, या फिर बोलें कि हाइड्रोजन ने कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयरिंग हुई है। तो इसी को ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, और ये पूरा मॉलिक्यूल बन जाता है CH4, जिसे हम मीथेन भी बोलते हैं। तो इस तरीके से जब इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, तो अगर किसी एटम की टेंडेंसी शेयर करने की ज़्यादा अच्छी है, यानी कि कोई एटम किसी दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स को, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अच्छी तरीके से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो मेजर होता है एक तरीके से क्वालिटेटिव मेजर, क्वांटिटेटिव मेजर नहीं होता, क्योंकि हम इसको अच्छे तरीके से मेजर नहीं कर पाते। तो बहुत सारे तरीके होते हैं इसको मेजर करने के। जैसे अगर हम इस चैप्टर में देखें तो हम पॉलिंग स्केल की बात करते हैं। सो पॉलिंग स्केल में हमारे पास वेरियस एक टेबल होती है, उसमें उसने क्या कर रखा है कि डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास एटम्स जो होते हैं, उनकी एक न्यूमेरिकल वैल्यूज बना रखी हैं, वो डिनोट करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को, कि भाई किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। ठीक है, तो वैसे अगर हम बात करें तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है। उसके पास सबसे अधिक क्षमता होती है किसी दूसरे के शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, जो फ्लोरीन होता है, जिसे हम F से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि फ्लोरीन द एलिमेंट कंसिडर्ड टू हैव द ग्रेटेस्ट एबिलिटी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो किसी भी एलिमेंट की कांस्टेंट नहीं रहती, वो वेरी करती रहती है एलिमेंट टू एलिमेंट। यानी कि अगर कोई मेरे पास लेट से फ्लोरीन ही है, वो पहले किसी और एटम के साथ जुड़ा हुआ था, फिर मान लो किसी और एटम के साथ जुड़ गया, तो दोनों ही केसेस में जो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो डिफरेंट होगी। तो इसे हम मेजर नहीं कर सकते बस इसी वजह से, इसलिए बस हम जनरली निकाल लेते हैं पॉलिंग स्केल के हेल्प से कि भाई कितनी होगी। अगर हम जनरली देखें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इंक्रीज करती है अगर मैं पीरियड में मूव करता हूँ लेफ्ट टू राइट। तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कि अगर मैं लेफ्ट टू राइट मूव करता हूँ तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। ठीक है, और जब धीरे धीरे अगर मैं ग्रुप में मूव करूंगा तो वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, अगर मैं इधर मूव करूंगा तो ये क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो भी है ये डिक्रीज हो रही है यहाँ पे, अगर मैं ग्रुप में मूव करता हूँ। ठीक है, तो हम इसे इस तरीके से समझ सकते हैं। अब अब लेट से अभी हम वो देख लेते हैं, पॉलिंग ने जो टेबल दी थी वो किस तरीके से दिखती है। सो पॉलिंग ने जो टेबल दी थी वो हमारी इस तरीके से दिखती है। उसने इस टेबल में शो कर रखा है कि अगर हमारे कुछ एलिमेंट्स हैं, ये सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, जैसे आपको दिख भी रहा होगा, सेकंड पीरियड के, सॉरी, और ये यहाँ पर हमारे पीरियड 3 के एलिमेंट्स हैं। उसने उन सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिख रखी है। तो जैसे मैं लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा हूँ तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, मेरी इंक्रीज हो रही है, जैसे कि हमने यहाँ देखा ना, इंक्रीज कर रही है। और जब ग्रुप में मूव कर रहे हैं तो हमारी डिक्रीज कर रही है। सो अगर मैं इस तरीके से यहाँ पे ग्रुप में मूव कर रहा हूँ नीचे, तो वो क्या हो रही है, हमारी डिक्रीज हो रही है। तो हम ऊपर वाली टेबल से देख सकते हैं कि फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो है 4, ऑक्सीजन की 3.5 है, नाइट्रोजन की 3 है। यानी फ्लोरीन हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, उसके बाद ऑक्सीजन और उसके बाद नाइट्रोजन। हम इसे इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, फोन। फोन आप समझ गए होंगे कि जैसे जो जिससे हम बात करते हैं वो वाले फोन्स की बात हो रही है यहाँ पे। तो फोन से हम ये समझ सकते हैं कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, फिर उसके बाद ऑक्सीजन की है,
और फिर उसके बाद नाइट्रोजन की है। ठीक है, यहाँ पे है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फ्लोरीन के पास सबसे अधिक क्षमता है किसी दूसरे के शेयर्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की, फिर उसके बाद ऑक्सीजन, फिर उसके बाद नाइट्रोजन। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे इसने ग्रुप में भी शो कर रखे हैं कि ग्रुप में किस तरीके से वेरी कर रहे थे। तो ग्रुप में ये डिक्रीज करती है, फ्लोरीन की सबसे ज्यादा, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, इस तरीके से यहाँ पे डिक्रीज करती है। तो यहाँ पर ये ऑर्डर आपको समझ में आ गया होगा। अब लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि एक हम जनरलाइज्ड भी देखेंगे कि हमने इतनी सारी चीजें पढ़ ली, अब उसे याद कैसे रखा जाए कि कौन सी चीज बढ़ रही है, कौन सी चीज घट रही है। तो एक ये पूरी एक कंप्लीट टेबल सी आपको गिवन है, इससे आपको याद रहेगा कि जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें, अगर हम ग्रुप में मूव करते हैं, ये जैसे एरो शो कर रहा है कि हमें कहाँ मूव करना है, तो उधर वाली साइड क्या होगी, वो इंक्रीज करेगी। अब जैसे अगर मैं लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा हूँ, लेफ्ट टू राइट, तो यहाँ पे वो इंक्रीज कर रही है। ऐसे ही अगर मैं बॉटम टू टॉप मूव करूंगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगी। और अगर एटॉमिक रेडियस की बात करें तो टॉप टू बॉटम जाने पर वो इंक्रीज करेगा। इसी तरीके से अगर मैं आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करूं तो बॉटम से टॉप पर जाने पर वो इंक्रीज करती है। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करें तो वो भी बॉटम से टॉप पर जाने पर इंक्रीज कर रही है। एटॉमिक रेडियस राइट टू लेफ्ट आने पर इंक्रीज करता है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज कर रही है। इसी तरीके से आयनाइजेशन एंथैल्पी भी लेफ्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज कर रही है। अगर हम देखें यहाँ पे मेटेलिक करेक्टर, तो मेटेलिक करेक्टर हमने स्टडी करा था कि इस तरीके से जब हम आते हैं तो मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज करता है, और जब हम ग्रुप में मूव करते हैं यहाँ पे तो मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज करता है। इसी तरीके से जब हम नॉन मेटेलिक करेक्टर की बात करते हैं तो इधर से इधर जाने पर इंक्रीज करता है, और ऐसे जाने पर इंक्रीज करता है। तो यहाँ पर ये जनरलाइज टेबल है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगी। इसका मतलब मैंने यहाँ पर आपको समझा दिया है। अब और अच्छे से अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को समझूं तो मैं देख सकता हूँ कि जिस तरीके से मैं मूव कर रहा हूँ लेफ्ट टू राइट, यानी कि अगर मैं ग्रुप में मूव करता हूँ लेफ्ट टू राइट, तो यहाँ पे जो मेरे फ्लोरीन वाला एटम है, इसका जो एटॉमिक रेडियस है वो है कम, यानी कि वहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा लग रही होगी। तो अगर मैं इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा तो ये ऑब्वियसली वहाँ पे अट्रैक्ट हो जाएगा। इसी वजह से फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सबसे ज़्यादा होती है। लेकिन अगर मैं लिथियम की बात करूँ तो इसका साइज है बड़ा, तो वहाँ पे अगर मैं इलेक्ट्रॉन को डालूंगा तो ऑब्वियसली वो इतने अच्छे तरीके से अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, इसी वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। लेकिन जैसे जैसे मैं ग्रुप में मूव करता हूँ, ग्रुप में मूव करने पर क्या है, मेरा एटॉमिक साइज और बड़ा हो गया। एटॉमिक साइज बड़ा हो गया यानी वहां पे इलेक्ट्रॉन को जब मैं ऐड करूंगा तो वो इतने अच्छे से अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा उसका न्यूक्लियस। तो इस वजह से वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो गई, कम हो गई। तो इस तरीके से हम इस चीज को समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस तरीके से वेरी कर रही है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो आराम से, वरना ये चीज आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगी। एक्सप्लेन मैंने आपको कर दिया है। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक पर अब हम आ जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पीरियोडिक ट्रेंड्स इन केमिकल प्रॉपर्टी। तो अभी तक हमने लास्ट में जो भी चीजें हमने पढ़ी वो देखी पीरियोडिक ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। इस क्लास में हम केमिकल प्रॉपर्टीज को भी देखेंगे। तो इसमें जो सबसे पहली चीज जो हम देखने वाले हैं वो है पीरियोडिसिटी ऑफ वैलेंस और ऑक्सीडेशन स्टेट्स। अब इस चीज का क्या मतलब होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। ओके, अगर मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं तो जो वैलेंसी होती है ना किसी भी रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स की, वो डिनोट करती है कि उनके लास्ट शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेट्स से अगर मेरा हाइड्रोजन एटम है तो उसके मतलब हाइड्रोजन छोड़ो, मैं कोई बड़ा एटम ही ले लेता हूँ। लेट्स से मैंने यहाँ पे ले लिया लिथियम ले लिया या सोडियम ले लिया। अब मुझे पता है कि इनके लास्ट शेल में क्या है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इनकी वैलेंसी क्या हो गई, 1 हो गई। धीरे धीरे जब मैं आगे बढ़ता हूँ सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स में, तो सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो उनकी वैलेंसी कितनी हो गई, 2 हो गई। इसी तरीके से जब मैं धीरे धीरे मूव करता रहूंगा आगे, लेट से मैं फ्लोरीन पे पहुंच गया। अब फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन के केस में आउटर मोस्ट शेल पे 7 इलेक्ट्रॉन्स है। सो 7 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है कि उसे बस 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, उससे क्या होगा, उसकी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी। तो इसलिए फ्लोरीन की वैलेंसी 2 हो सकती है, या तो हो जाएगी 1 फ्लोरीन की वैलेंसी, या फिर हो जाएगी 7, क्योंकि या तो 1 इलेक्ट्रॉन ले ले अपने साथ के साथ दे दे, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारी फ्लोरीन की वैलेंसी हो जाती है। अगर मैं हम उसके बराबर में ऑक्सीजन को देखें तो ऑक्सीजन के लास्ट में हमारे 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी उसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, या तो हो जाएगी 2, क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। कैसे निकाला, या अब ऑक्सीजन के लास्ट में हमारे 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हम क्या करेंगे, सिंपल 8 माइनस 6 कर देंगे तो आ जाएगा 2। या तो हो जाएगी हमारी 2 इसकी वैलेंसी, या हो जाएगी 6। अब लेट से मैं कार्बन की बात करूं तो कार्बन के केस में तो 4 आ जाएगी वैलेंसी, क्योंकि या तो मैं 8 माइनस 4 लिखूं या सिंपल 4 लिख दूं, तो दोनों केसेस में बराबर है। कार्बन से पहले के जो होंगे, लेट से
बेरिलियम ले लें, बोरॉन ले लें, लिथियम हो गए, इन सब की जो वैलेंसी होगी उसमें 8 माइनस करने की जरूरत नहीं पड़ती, जितने लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन से उतने ही हो जाते हैं। लेकिन कार्बन के बाद जैसे हो गए, कार्बन के बाद वाले ग्रुप्स की अगर हम बात करें, जैसे ऑक्सीजन है तो उसकी 2 वैलेंसी हो गई, फ्लोरीन है, फ्लोरीन के लास्ट में कितने 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यानी कि कितने हो गए 8 माइनस 7, एक वैलेंसी आ गई इसकी 1, और एक वैलेंसी तो 7 है, हमारे पास 2 वैलेंसी हो गई। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन के लास्ट में कितने होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, या तो 8 माइनस 5 इक्वल टू 3, या तो 3 हो गई इसकी वैलेंसी, या फिर कितनी हो गई 5 हो गई। सो इस तरीके से वैलेंसी हम निकाल सकते हैं, और इसी तरीके से ऑक्सीडेशन स्टेट भी निकाल सकते हैं। अभी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब है कि वो कितने अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है किसी भी दूसरे एटम के साथ, ताकि रिएक्शन जो है कंप्लीट हो जाए, वो होती है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। उसको हम बाद वाले चैप्टर्स में देखेंगे। अभी यहाँ पर ये जो टेबल बनी हुई है, इसमें हमारा शो कर रखा है कि अगर ग्रुप 1 का एटम है, ग्रुप 2, ग्रुप 3, इस तरीके से 13, 14, यानी बेसिकली अभी हम एस और पी ब्लॉक की बात कर रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक पी ब्लॉक हो गया, यहाँ से यहाँ तक एस। तो उनकी नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में कितने हो गए वो दे रखे हैं यहाँ पे, और उनकी वैलेंसी कितनी होगी उस हिसाब से वो दे रखे हैं। सो अगर मैं ग्रुप नंबर 1, 2, 13 और 14 की बात करूँ, तो जितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन उनके लास्ट शेल में है उतनी ही उनकी वैलेंसी हो जाती है। लेकिन अगर मैं 15, 16, 17, 18 की बात करूँ, तो जितने नंबर ऑफ लास्ट शेल इलेक्ट्रॉन थे वो तो है ही, साथ में 8 माइनस 5 कर देंगे, तो वो आ गई हमारी 3, जो कि यहाँ लिखी है। इसी तरीके से यहाँ 8 माइनस 6 कर देंगे, आ गई 2, 8 माइनस 7 1 आ गई, 8 माइनस 8 0। तो ये जीरो वैलेंसी किसकी हो सकती है, समझ गए होंगे आप, नोबल गैस। नोबल गैस वाले ना तो शेयर करना चाहेंगे ना ही लेना चाहेंगे, क्योंकि उनका तो पहले से ही ऑक्टेट कंप्लीट है, पहले से ही वो स्टेबल है। ओके, सो इस चीज को पहले आप नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट क्या होता है कि अगर हमारे पास दो इक्वल चार्जेस हैं, अगर वो किसी एक डिस्टेंस पर लोकेटेड हैं, तो हम उनके बीच में डिस्टेंस कितना है वो मेजर करते हैं हम डायपोल मोमेंट से। यहाँ पर हमारे पास टेबल है, इसमें क्या किया है कि जितने भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन का जो एलिमेंट है उसको हमने रिएक्शन करवाई है बाकी अदर एलिमेंट्स के साथ, और जिस तरीके से रिएक्शन बनने के बाद जो प्रोडक्ट आया है वो हमने नोट डाउन किया है। अब जैसे हाइड्रोजन है उसके लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, लिथियम के भी आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये आपस में शेयरिंग कर लेते हैं, तो इस तरीके से LiH बन जाता है, NaHKH। अब जैसे कैल्शियम है, कैल्शियम की अगर मैं वैलेंसी देखूं तो सेकंड ग्रुप का है, तो लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, हाइड्रोजन के में 1 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये शेयरिंग कर लेंगे, हाइड्रोजन के 2 मिल जाएंगे एटम्स साथ में, और ये बना देंगे CaH2। क्योंकि हाइड्रोजन के इस एटम को 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो 1 इलेक्ट्रॉन तो मिल गया इसे Ca से, और दूसरे हाइड्रोजन को भी 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, वो भी इसे मिल जाएगा Ca से, और यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा CaH2। इसी तरीके से जब हम आगे बढ़ेंगे, तो 13th ग्रुप में देखेंगे तो B2H6 हमारे पास फॉर्म हो रहा है, और यहाँ पे AlH3 फॉर्म हो रहा है। इसी तरीके से अगर हम कार्बन को देखें तो CH4 फॉर्म हो गया, SiH4, GeH4, SnH4, और नाइट्रोजन फैमिली में देखें तो NH3, PH3, ASH3, SbH3, तो इस तरीके से यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, और अगर हम ऑक्सीजन के साथ उसकी रिएक्शन करवाते हैं, तो ऑक्सीजन के जरूरत हो, ऑक्सीजन के लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और लिथियम के लास्ट शेल में हमारे 1 इलेक्ट्रॉन। तो यानी ये किस तरीके से शेयरिंग करेंगे, अब लिथियम अगर 2 हो जाएंगे, तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो वो लिथियम का 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेगा, उसको उसके कंप्लीट हो गया, लिथियम का भी कंप्लीट हो गया, तो ये Li2O बना देंगे। इस तरीके से ग्रुप में सेम ट्रेंड फॉलो करते हैं। फिर MgO की बात करें, तो Mg की जो वैलेंसी है उसको भी 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, ऑक्सीजन को भी 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, सो वो कंबाइन होकर MgO बना देते हैं। इसी तरीके से CaO, SRO, BaO, तो जिस तरीके से यहाँ पे एलिमेंट्स कंबाइन होकर के कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं, वो हम वैलेंसी से ही पता लगाते हैं। ओके, तो जैसे अभी हम बात कर रहे थे ना कि नाइट्रोजन जो है 2 वैलेंसी शो कर रहा था, एक +3 एक 5, तो एंड जब वो 3 शो कर रहा है तो उसने ये बनाया, और जब वो 5 शो कर रहा है तब ऑक्सीजन के साथ मिलके ये बना दिया। इसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड फॉर्म होके डिफरेंट डिफरेंट वो सॉरी डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स फॉर्म होके डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं अपनी वैलेंसी के हिसाब से। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं एनोमेलस प्रॉपर्टीज के बारे में। ये एनोमेलस प्रॉपर्टीज तब देखी गई थी जब जो है दो ग्रुप के एलिमेंट्स कुछ सिमिलैरिटीज शो कर रहे थे। जैसे कि अगर हम बात करें ग्रुप 1 के एलिमेंट्स की और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स की,
तो वहां पर उस केस में क्या हो रहा था कि ग्रुप 1 के एलिमेंट्स जैसे कि अगर देख लें तो लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, इसी तरीके से अगर ग्रुप 2 में एलिमेंट देख लें बेरिलियम, मैग्नीशियम, तो लिथियम और मैग्नीशियम इस तरीके से कुछ पीरियोडिक ट्रेंड शो कर रहे थे। वो यहाँ पर इस तरीके से टेबल में शो कर रखे हैं। तो इधर ये लिथियम ग्रुप 1 का एलिमेंट हो गया, ये इधर ये ग्रुप 2 हो गई, ये ग्रुप 3 हो गया। तो यहाँ पर ये जो लिथियम और मैग्नीशियम है, ये यहाँ पर आप देखोगे तो मेटेलिक रेडियस इनका लगभग लगभग सिमिलर आ रहा है। इसी तरीके से अगर हम बेरिलियम और एल्यूमिनियम का देखें तो इनके भी ट्रेंड्स काफी सिमिलर थे, बल्कि ये अपोजिट ग्रुप्स के हैं लेकिन ये सिमिलर शो कर रहे थे, इस वजह से ये हुआ। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे लिथियम और मैग्नीशियम का यहाँ पे आप देखोगे तो 76 आ रहा है, 72 आ रहा है। तो इनका आयनिक रेडियस में भी कुछ सिमिलरिटीज आ रही थी। इसी को ही हम बोल रहे थे एनोमोलस बिहेवियर। तो ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि जो अगर हम फर्स्ट ग्रुप की बात करें तो वहाँ पे 4 वैलेंस ऑर्बिटल्स हैं, यानी कि 2s और 2p वहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे 2s है, यहाँ पे 2b है। लेकिन अगर हम थर्ड ग्रुप की सेकंड ग्रुप की बात करें तो वहाँ पर तीन हमारे पास शेल्स हैं, 3s 3p और, ठीक है। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो मैक्सिमम कोवैलेंसी ये शो कर सकते हैं वो 4 की भी शो कर सकते हैं। यहाँ पर भी ये 4 की शो कर रहे थे, तो इस वजह से इनके बीच में कुछ सिमिलरिटीज आ रही थी। यही यहाँ पर कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज हैं जिनके बीच में बिहेवियर हमने स्टडी किया है। ओके, सो अब हम आगे मूव करते हैं, पीरियोडिक ट्रेंड्स एंड केमिकल रिएक्टिविटी। तो चैप्टर की शुरुआत में हमने केमिकल रिएक्टिविटी की बात करी थी कि किस तरीके से लिथियम के पास से एक सिंगल इलेक्ट्रॉन था, लेकिन वो उस इलेक्ट्रॉन को देकर आराम से स्टेबल पोजीशन अपना सकता था। इसी तरीके से अगर हम लास्ट में मूव करते हैं तो जो फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो इसलिए वो एक इलेक्ट्रॉन लेकर आराम से अपनी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में आ सकता था, है ना। तो इसी तरीके से हमारी जो केमिकल रिएक्टिविटी है एलिमेंट्स की वो वेरी करती रहती है। वो हाई होती है शुरुआत के पीरियड्स में और लास्ट के, मतलब हाई होती है फर्स्ट 2 ग्रुप्स में, या फिर देखें फर्स्ट 2-3 ग्रुप्स में, और एंड के ग्रुप्स में वो हाई होती है काफ़ी ज़्यादा केमिकल रिएक्टिविटी। लेकिन बीच में इतनी ज़्यादा हाई नहीं होती क्योंकि ये सब जो न्यूट्रल बिहेवियर शो करते हैं।